हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और बच्चों आज की क्लास तो बहुत ही है खास। तो मेरे प्यारे प्यारे सभी बच्चों को ये बात पता है कि क्यों आज की क्लास खास है, क्योंकि आज है हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज। ऑलरेडी हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। तो अगर आप भी इस चैनल के ऊपर नए हैं और आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं इन सभी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का, और ये जो हम पूरे साल अभी ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं, ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं मैम, और क्या, तुम्हें ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील प्रोवाइड कराती तो हूँ मैं। इतनी सारी तुमसे प्यारी प्यारी बातें करती हूँ, तुम्हारी सारी प्यारी प्यारी बातें सुनती हूँ और उनका रिप्लाई करती हूँ। तो हमारा तो बिल्कुल ही ऐसा ही रहता है ना कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने ही बैठे हैं। तो तुम लोगों को भी अगर इस तरीके की क्लासेस को अटेंड करना है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और जो तुम्हारे दोस्त बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पढ़े कैसे पढ़े, तो उन्हें इस जगह के बारे में बता दो कि फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर अपने इस चैप्टर को भी और पक्का करने के लिए मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ पूरा 80 मार्क्स का पेपर, जहाँ पर 80 मार्क्स पे हम पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो सोचो कितना डीपली चैप्टर हमारा कवर अप हो जाएगा 80 मार्क्स के अंदर। एग्जाम में जो चैप्टर 7 से 8 नंबर का आने वाला है उसको हम यहाँ पे 80 मार्क्स की तरह लेकर चल रहे हैं। यानी कि हर एक दिन जब भी हम अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज करते हैं वो एक ऐसा होता है जैसे आज ही हमारा पेपर है। तो हमारी तैयारी भी बिल्कुल पेपर वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न में बता देती हूँ, हो सकता है किसी किसी बच्चे को ना पता हो। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो हम एमसीक्यूज करेंगे। तो एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके कितने होंगे, 1 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज होंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद कुछ आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 3 मार्क्स के ऐसे आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल 12 मार्क्स के होते हैं वो, ये आपके मार्क्स हो गए। उसके बाद आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 24 मार्क्स के। देन 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और 6 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास 24। तो इस तरीके से ये 80 मार्क्स का पेपर जो है मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है, और जहाँ पर हम लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल ऐसे होंगे लड्डू क्वेश्चन, जिसको देखते ही तुम बिना ऑप्शंस के पहचान लोगे। और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों आपके सामने जो कड़वे करेले लगे तुम्हें, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं बैठी हूँ ना, बिल्कुल स्वादिष्ट बनाएंगे यहाँ पर सब कुछ। देखिए जरा, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड प्रिपेयर फॉर द अनसर्टेनिटी। प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर की कि वो फ्यूचर में देख सकते हैं, झांक सकते हैं और अनसर्टेनिटीज के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हाईलाइट करके बताइए यहाँ पर कि कौन सी प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है, कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग यहाँ पर डिस्कस की गई है वो बताना है। तो ऑप्शंस आर प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बताइए मुझे फटाफट से कि यहाँ पर आपको कौन सा आंसर नजर आता है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैनेजर की मदद की जाती है प्लानिंग के थ्रू, कि आप फ्यूचर में देख सकते हो, अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बताइए बताइए, वेरी गुड, मुझे आवाज आई। The correct option is option number C, that planning reduces the risk of uncertainty। जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि प्लानिंग किसी भी तरीके से अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट तो नहीं करता है, बट उसको पहले से ही हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके, उसको एनालाइज करके हम फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अब्रॉड गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। लो जी मैडम, ये कुछ आपने कभी अंडरलाइन कराया था, पढ़ाते टाइम आपने अंडरलाइन कराया तो था। A broad guideline for decision making that helps in recurring situation is called, कि आने वाली सिचुएशन को कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए ये एक आपके लिए गाइडलाइन की तरह मदद करता है ताकि आप डिसीजन ले सको। तो बताइए क्या ये रूल है, ये पॉलिसी है, मेथड है या स्ट्रैटेजी है? जल्दी बताओ मुझे कि ये क्या है इनमें से, फटाफट से। हाँ जी, रूल तो नहीं है क्योंकि गाइडलाइन कभी रूल नहीं होते, रूल तो स्ट्रिक्ट होते हैं। पॉलिसी में मैडम थोड़ा सा डाउट हो रहा है हमें, ओके। मैथड तो नहीं है क्योंकि मैथड तो हमारे प्रिस्क्राइब्ड वेज होते हैं परफॉर्मिंग अ टास्क। स्ट्रैटेजी भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्योंकि आपने बताया था कि स्ट्रैटेजी भी क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में वर्क करता है। बट स्ट्रैटेजी के साथ मैंने एक और चीज़ इस्तेमाल करी थी, डायरेक्शन।
कि वो आपको डायरेक्शन देता है, बट यहाँ पर ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि आपके सामने एक सिचुएशन आएगी कि रोज लोग आपके पास आएंगे और आपसे डिस्काउंट मांगेंगे। तो हमने राजू को बता रखा है कि राजू क्या करना है, हमारी पॉलिसी क्या है कि हम 5% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं देते, हम 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा, यहाँ आता है आपका करेक्ट ऑप्शन पॉलिसी, ठीक। तो कितने बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया, जल्दी से बता दो मुझे। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed। यानी कि जो चेंजेस हैं, जो इवेंट्स हैं, हम उसे एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्सेज को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा हमने कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में पढ़ा था? प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, या प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, या प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, या प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बताइए, एलिमिनेट नहीं कर सकते, एंटिसिपेट कर सकते हो, बताओ जल्दी। वेरी गुड मैम, ये वैसा ही है बिल्कुल जैसे भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब आप देखो, एक ही पॉइंट था बट एक ही पॉइंट को उनका पूछने का तरीका देखो कैसा हो गया, थोड़ा सा अलग अलग हो गया है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जहां पर अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू वो एक ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पॉइंट का मीनिंग पता हो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टू एक्सपेंड द बिजनेस, आरव प्रिपेयर्स अ प्लान दैट क्लियरली स्टेट्स द टारगेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। एज अ रिजल्ट the department work in coordination and follow the same path to achieve the desired outcome। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आरव ने एक प्लान बनाया, ठीक है, और क्लियरली उसके अंदर उसने टारगेट बता दिए, हर एक डिपार्टमेंट को उसने टारगेट बताए, जिसकी वजह से जो सारे डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने कोऑर्डिनेशन में काम किया और वही सेम पाथ जो है उन्होंने फॉलो किया ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। तो बताइए यहाँ पर कौन सा फीचर ऑफ प्लानिंग है जो आपको नजर आ रहा है? क्या प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है? क्या प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? क्या प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज वाला पॉइंट है? या प्लानिंग डिसीजन लेने में मदद कर रहा है? ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ पर पॉइंट दिया है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक बार ध्यान से देखो कि उसने एक प्लान बनाया दैट क्लियरली स्टेट्स द टारगेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। एक प्लान बनाया जिसने सभी डिपार्टमेंट को उनके टारगेट्स दे दिए, जिसकी वजह से सबने कोऑर्डिनेशन में काम किया और सेम पाथ फॉलो किया। यानी कि आरव ने सबको बता दिया था कि यहाँ से वहां तक जो जाना है ना, जो रोड क्रॉस करनी है, तो ये वाला रास्ता अपना के आपको रोड क्रॉस करनी है। यानी कि उसने क्या दे दी थी उन सभी को? डायरेक्शन, ठीक है। तो बस मिल गया ना यहाँ से आपको आंसर, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक है। चलो आगे चले। नेक्स्ट, डैश इज द फीचर ऑफ प्लानिंग ऑल्सो रेफर टू प्रीमिसी ऑफ प्लानिंग। अरे ये तो लड्डू क्वेश्चन है मैम, मत बताओ, इसके तो हमें ऑप्शन में पता है, फिर भी सुन लो। परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस, इंटीग्रेटिंग और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मत पूछो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्या है 6 क्वेश्चन? इन ग्रीन वर्ल्ड लिमिटेड द मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, HR मैनेजर all engage in different kinds of planning activities related to their department। सभी लोग प्लानिंग का काम कर रहे हैं बट सभी लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा फीचर यहाँ पर प्लानिंग का है भाई? देखे जरा, प्लानिंग रिड्यूस कर रहा है रिस्क, या प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, या प्लानिंग परवेसिव है, या प्लानिंग कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सेट कर रहा है? बताओ। सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी जगह पर दिख रहा है, हर डिपार्टमेंट में दिख रहा है कि प्लानिंग की एक्टिविटी हो रही है। तो जो सभी जगह है वो क्या है? ईश्वर, परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव, ठीक है। चलिए, मेरे से पहले आप लोगों को आंसर देना, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगाती हूँ क्वेश्चन को पढ़ने में कि इतने में तुम अपना आंसर लिख दो, ठीक है ना। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इट इम्प्लाइज peeping into the future, analyzing it, predicting it through forecasting. Future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. Identify the feature and characteristics of planning. मैम हमें पता है तो बता दो भाई। It implies peeping into the future, ये झांक करने में मदद करता है हमें फ्यूचर में, एनालाइज करता है, उसको प्रिडिक्ट करता है, फोरकास्टिंग करता है। क्या करता है? फोरकास्टिंग करता है। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस को एंटिसिपेट करता है, यानी कि उसके बारे में बताता है और उसके अकॉर्डिंग प्लान्स को ड्रॉ करता है। यानी कि पहले ये फ्यूचर को देखता है, पहले क्या कर रहा है? फ्यूचर को देख पा रहा है
और उसके बाद ये क्या कर रहा है, अपना नया प्लान बना रहा है। यानी कि प्लानिंग आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है ना आगे देखने में। तो बताओ भाई कौन सा आपको यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है फीचर? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, या प्लानिंग इज परवेसिव। तो यहाँ पे बताइए आपको कौन सा पॉइंट समझ में आया? आ गया, वेरी गुड, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है जी, चलो आगे चलें। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, अब मैच करना है आपको। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि तुम्हें हेडिंग्स याद हो जाए, मैंने इसलिए तुम्हें ऑप्शन भी नहीं दिया यहाँ पर, हमें हेडिंग्स प्रॉपर मैच करनी है। चलो ठीक है, प्लानिंग प्रोवाइड्स क्या? अचीविंग ऑब्जेक्टिव, परवेसिव, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग। मैडम प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन आता है हमें। प्लानिंग फोकसेस ऑन, बताइए प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड। प्लानिंग इज परवेसिव, और उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो बस यहीं से हमारा बन गया BCAD। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये तो लड्डू क्वेश्चन भी तो चाहिए होते हैं, कुछ मिठास भी तो चाहिए कड़वा कड़वा खाने के बाद। चलो देखो, नेक्स्ट है असर्शन रीजन का क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें पहला है प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। अब असर्शन रीजन सबको करने आते हैं, 3 चैप्टर कर चुके हैं हम, एंड आई होप कि 3 चैप्टर करने के बाद आप लोगों को असर्शन रीजन करना आ गया होगा। जितना समय मैं फर्स्ट चैप्टर में ले रही थी आपको ये क्वेश्चंस कराने में, इतना समय मुझे अब नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो पहली बार था, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर समझाई, एंड आई होप कि आप उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो जब आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मुझे लगता है कि अब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब भी हम रीजन असर्शन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि क्या वो जो बात लिखी हुई है वो सही बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या जो सही है वो ऊपर वाले से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो तो क्या प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है? हाँ मैम, हमने पढ़ा है फीचर में कि मेंटल एक्सरसाइज है, ये बात तो सही है। प्लानिंग के अंदर प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, प्लानिंग के अंदर दिमाग लगता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमें फॉरसाइट, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन और साउंड जजमेंट का यूज करना होता है। यानी कि प्लानिंग हमारे दिमाग की पूरी दही कर देता है यानी कि प्लानिंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अपना जो ब्रेन है उसे इन्वॉल्व करना पड़ता है। बहुत सारी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है एक तरीके से, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, क्योंकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो बहुत सोच विचार करके इस काम को किया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर ब्रेन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है, इतना ज़्यादा माइंड का एप्लीकेशन है, क्या इसलिए मेंटल एक्सरसाइज है? तो पहले तो मुझे ये बता दो कि जो नीचे वाली रीज़न लिखा है क्या वो सही लिखा है? भाई मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है कि प्लानिंग में तो देखो सोच विचार होता ही है, बट क्या इतना सोच विचार होता है इसलिए मेंटल एक्सरसाइज है? बिल्कुल भाई, आप माइंड का इस्तेमाल करो तभी तो मेंटल एक्सरसाइज आप इसे कह पा रहे हो। तो यस, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, चले आगे। इजी है क्वेश्चंस, इजी इसलिए है क्योंकि तुम पढ़ के आए हो, जो नहीं पढ़ के आया होगा उसके लिए इजी नहीं होगा। चलो अब है उसके बाद प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है? प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, याद तो करना ही पड़ेगा ना कि प्लानिंग कंटिन्यूस है या नहीं। बिल्कुल मैम, प्लानिंग कंटिन्यूस है। तो दिस इज ट्रू। Once plans are framed and implemented, they need to be followed by new plans according to the new requirement. एक बार जब आपने प्लान को बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है? आपको उसको फॉलो करना होता है न्यू प्लान्स को अकॉर्डिंग टू द न्यू रिक्वायरमेंट्स। यानी कि एक बार प्लान बन गया, उसके बाद दोबारा से जब आपको जरूरत पड़ती है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक नया प्लान भी बनाते हैं। यानी कि प्लानिंग खत्म नहीं हो रही है। क्या ये ऐसा ही कह रहे हैं? क्या ये बात सच है कि वंस प्लान्स आर फ्रेम्ड, एक बार प्लान बनता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो इसको नए प्लान्स को अकॉर्डिंग टू द न्यू रिक्वायरमेंट आपको चेंज करना पड़ता है? बिल्कुल सही बात है ये भी। अब यहाँ पे मैं रीजन तो चेक करना नहीं है कि मैं मैच करना पड़े। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए है ना, 10 में से 10 ही आए होंगे मेरे बालकों के, मुझे पता है मेरे बच्चों के 10 में से 10 आए होंगे। I know this. Next, which one of the following is a limitation? इसमें से कौन सी limitation है ये बताना है। ठीक है, so planning provides direction, क्या ये limitation है? क्या ये limitation है? नहीं मैम, ये importance है। Planning leads to rigidity, क्या planning rigidity को arise करता है? rigidity मतलब strictness को लेकर आता है। बिल्कुल लेकर आता है। तो क्या ये उसकी limitation है? क्या ये उसकी बुराई है? भाई ये तो अच्छा ही है कि डायरेक्शन देता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम करता है, बट प्लानिंग स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा।
हमें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड नहीं कर रहा ज़्यादा, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि प्लानिंग की बुराई है ना ये, तो यस दिस इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब। प्लानिंग फेल्स when there is a sudden change in the external environment like natural calamities or the political instability। वो कहते हैं कि प्लानिंग ना फेल हो जाती है जैसे ही हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो या एकदम से नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो, तो समटाइम्स ऐसे में हमारी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। तो ये कौन सी प्लानिंग की लिमिटेशन को फोकस करता है कि प्लानिंग रिजिडिटली वर्क करता है, यानी कि रिजिडिटी के साथ काम करता है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग एंड प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। बताइए कि भाई जैसे ही हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ, यानी कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो प्लानिंग फेल हो गई। तो इसका मतलब आप एनवायरनमेंट को क्या कह रहे हो कि एनवायरनमेंट डायनामिक है ना, और जब एनवायरनमेंट डायनामिक हुआ तो प्लानिंग काम नहीं कर पाई। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। चलो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या ये बात सही है? क्या हर बार आपकी प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी देती है? आप प्लान बहुत बार करते हैं बट कहते हैं ना कि इस बार हमारा प्लान फेल हो गया, इस बार ये काम नहीं कर पाया। हर बार तो ऐसा होता था कि ऐसा हम जब भी ये काम करते थे तो पूरा हो जाता था, बट इस बार नहीं हुआ। तो जब ये लाइन आप बोल रहे हो, इसका मतलब प्लानिंग आपको कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। तो इसका मतलब ये बात तो सच है कि प्लानिंग गारंटी की सक्सेस नहीं देता। लेट्स फाइंड आउट द रीजन फॉर इट। Managers have a tendency to rely on the previously tried and the successful plan। ये लाइन कहीं देखी देखी सुनी सुनी सी लग रही है कि मैनेजर्स की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो पुराने जो उनके टेस्टेड या पुराने जो उनके ट्राइड प्लान्स होते हैं, यानी कि पहले जिन प्लान्स के ऊपर वो वर्क कर चुके होते हैं और उसमें उन्हें सक्सेस मिली होती है, तो उनको लगता है कि चलो लेट्स ट्राई इट अगेन, देखते हैं क्या होता है, इस बार भी सक्सेस मिली जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट ऐसा नहीं होता कि आपने जिस प्लान पे पहले वर्क किया और वो आपका दोबारा उसी तरीके से वर्क करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब नीचे वाली बात भी मुझे सही नजर आ रही है कि बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो, और क्योंकि वो प्लान दोबारा उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए तो वो गारंटी नहीं दे रहा ना सक्सेस की। कि आपकी तो आदत है कि आलसी हो, तुम्हें नई चीज नहीं करनी, तुमने लोग अच्छा पिछली बार ऐसे किया था तब भी तो बढ़िया सेल हो गई थी, इस बार भी ऐसे ही कर लेते हैं कि बढ़िया सेल हो जाएगी, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, सेल पे सेल लगा देते हैं। बट अब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, सेल पे सेल में ऐसा काम नहीं होता है, पागल बना रहे होते हो तुम। तो इस बार लोग नहीं आए तुम्हारा सामान खरीदने के लिए, पिछली बार बेवकूफ बन गए थे वो। तो आपने सोचा कि पुराने प्लान पे वर्क करोगे तो सक्सेस की गारंटी है, बट इस बार तो ऐसा नहीं हुआ ना, है ना। तो दोनों बातें सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिल गया हमें, ए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टार लिमिटेड इज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी रेगुलरली स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ to the changes in the environment. With all these efforts also, it becomes difficult for the company to foresee the future trends. Competition in the market affects the financial plan of these. Identify the limitation of planning. अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक स्टार गारमेंट कंपनी है, स्टार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रेगुलरली वो लोग स्कैन करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, यानी कि चेक करते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, ठीक है। बट इतने सारे एफर्ट्स हो जाने के बावजूद भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट बनता है कि वो फिर से फ्यूचर के ट्रेंड्स को देख पाए, कंपटीशन क्या चल रहा है मार्केट का, वो किस तरीके से उनके फाइनेंशियल प्लान को अफेक्ट कर रहा है, वो इन सभी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाए, पूरी तरीके से इन सब चीज़ों को सोच पाए, ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको इसमें कौन सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग दिखती है? क्या प्लानिंग रिजिडिटी को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर? क्या प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर पा रहा? क्या प्लानिंग रिड्यूस कर रहा है क्रिएटिविटी? क्या इसके अंदर ह्यूज कॉस्ट है? अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि मोर देन वन आंसर भी हो सकता है, सेकेंड और थर्ड। क्या आपको लगता है कि डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क ना करना और क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाना, क्या ये रीजन है? या सिर्फ ओनली 4 की ह्यूज कॉस्ट होती है, या ओनली 1 की रिजिडिटी है, या थर्ड और 4 यानी कि रिड्यूस द क्रिएटिविटी एंड ह्यूज कॉस्ट? तो इसमें से आपको क्या लग रहा है, बताइए। भाई देखो, प्लानिंग बार बार बदलना मुश्किल है ना,
प्लानिंग को हम बार बार नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखो कि प्लानिंग बदलते हुए एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पा रहा। उन्होंने बोला ना कि पूरी मेहनत से काम कर रहे थे, सब कुछ एफर्ट्स दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरीके से वो फोर्स ही करना उनके लिए आसान नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2 तो है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 तो हमें दिख रहा है। अब पॉइंट नंबर 2 आपको क्या कहीं और दिख रहा है, किसी भी ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? पॉइंट नंबर 2 एक ही जगह पर दिख रहा है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन तो ये है। तो इसका मतलब इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि एक बार टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बना दिए, अब उसके बाद उसके अंदर बार बार चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अरे भाई बताओ ना, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा प्यारा वाला लड्डू क्वेश्चन। चलो कड़वा करेला हुआ, अब मिठास की बारी है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन, सीक्वेंस पे लगाना है प्लानिंग प्रोसेस को। चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, हमें तो अपना वही पढ़ना है। स्ट्रेस क्या हो जाता है? डाइज इफ प्लानिंग वर्क्स। तो एस का मतलब क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। है क्या यहाँ पे कोई सेटिंग ऑब्जेक्टिव? नहीं, तो इसका मतलब पहले पॉइंट से नहीं है। सेकेंड डी, डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस है, यस मैम। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड सेकेंड तो हो चुका है। आई, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ये लीजिए। देन इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, देन सिलेक्टिव। हमें तो आगे की प्रोसेस भी आती है, लेकिन इनकी कहानी तो यहीं खत्म हो गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी सी ए डी। तो देखिए जरा बी सी ए डी कहाँ दिख रहा है हमें? ये रहा। चलो मिल गया, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फॉलो अप एक्शन इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर द प्लानिंग प्रोसेस। क्या फॉलो अप करना पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है? याद करो, मैंने अंडरलाइन भी कराई थी एक लाइन उसी पॉइंट में जहां पर ये लाइन लिखी हुई थी। सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहां पर आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट 1 ही फॉल्स है, और अगर स्टेटमेंट 1 फॉल हो गई है तो मुझे शायद स्टेटमेंट 2 पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है कि अगर स्टेटमेंट 1 फॉल है, इसका मतलब सेकंड ट्रू ही होगी, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही फिट बैठता है। तो मैं देखूं कि कौन सा मेरा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टिल हम लोग स्टेटमेंट 2 भी पढ़ लेते हैं। Implementing the plan is the step where the other managerial functions also come into the picture. फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप मॉनिटर करते हो टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस को, बट वहां पे डिसीजन नहीं ले रहे हो। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग तो वही था जब आपने अपने ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया था, तो इसलिए वो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। सेकंड वाली स्टेटमेंट ट्रू इसीलिए है क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इंप्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब क्या होता है? पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। ठीक, अब जब पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन है तो इसका मतलब बाकी सारे फंक्शंस को भी तो अब काम करना पड़ेगा ना। तो यस, ये वाली बात तो सच है। सो करेक्ट ऑप्शन हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान। अब इसमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान है बताइए? मेथड, बजट, स्ट्रैटेजी, रूल। मैं एलिमिनेट कर देती हूँ आपके लिए बच्चा लोग कि स्ट्रैटेजी तो भैया ना तो सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग यूज है, तो ये तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। मैंने तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन रख दिया है। क्या आप मेथड बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप बजट, एक बार जो बजट बन गया एक टाइम पीरियड के लिए, उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? या रूल को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? मैडम मेथड और रूल हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बजट एक गिवन टाइम पीरियड के लिए बनता है। हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर में हम हो सकता है एक नया बजट प्रिपेयर करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो बजट है हमारा सिंगल यूज प्लान और बाकी सब हमारे कौन से हैं? स्टैंडिंग यूज, जिसमें स्ट्रैटेजी तो हमारा कोई सा भी नहीं होता। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ स्ट्रैटेजी टू प्रोवाइड। अब आपको स्ट्रैटेजी क्या प्रोवाइड करता है आप मुझे बताएंगे। क्या ये आपको डायरेक्शन देता है एक्शन के लिए? क्या ये आपके लिए प्रोसीजर सेट करता है? या डायरेक्शन देता है फॉर द कंट्रोल? या डायरेक्शन देता है फॉर द मोटिवेशन? बताइए स्ट्रैटेजी क्या था? फ्यूचर डिसीजन, फ्यूचर डायरेक्शन क्या है इन द लॉन्ग रन? मैंने आपको बताया भी था, वहां पे अंडरलाइन भी कराया था कि इससे आप पहचान पाओगे। तो यस, आई नो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा कि मैम ये हमें डायरेक्शन देता है फॉर द एक्शन। जहां से ऑब्जेक्टिव से हमें मिलता है कि हमें क्या करना है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कौन से एक्शंस करने हैं, उसकी डायरेक्शन हमें स्ट्रैटेजी से मिलती है। तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। हर तरीके के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ।
MCQs प्रोवाइड किए नॉर्मल वाले, थोड़े से केस स्टडी वाले, मैच द फॉलोइंग था, असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कंप्लीट पैकेज मिलता है आपको यहाँ पर एक ही चैप्टर के अंदर सब कुछ, कि आप एग्जाम में कुछ भी छोड़कर ना आओ। अब उसमें भी लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है अपनी तरफ से भी, कि जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करा देती हूँ तो उसके बाद आपको भी अपनी बुक में जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हो, जो भी आपके स्कूल में लगवाई हुई है, उसमें से भी केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विशेष कंस्ट्रक्शन, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी डिसाइडेड टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नो हेलमेट नो एंट्री। अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने ये कह दिया अगर हेलमेट पहन के नहीं आओगे तो कोई एंट्री नहीं है, हेलमेट पहन के आओगे तो एंट्री है, नहीं तो नहीं है। अरे भाई ये तो दादागिरी है। बेटा दादागिरी थोड़ी है, ये तो उन्होंने एक प्लान के ऊपर वर्क किया है। क्या ये उनका मेथड है, प्रोग्राम है, पॉलिसी है, या ये उनका रूल है? बताओ कि नहीं आओगे, अगर हेलमेट पहन के नहीं आओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी और सबको ये मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो घर जाओ। क्या है? स्ट्रिक्ट है ना। क्या है बेटा ये? फिर कौन से वाला प्लान समझ में आ रहा है आपको? बहुत इजी है, रूल। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, आखिरी MCQ हमारा, डैश इज अ स्टेटमेंट, क्या बोला बेटा उन्होंने? डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड इनकम। इसमें एक्सपेंस भी है, रेवेन्यू भी है, इनकम भी है, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। तो क्या ये प्रोग्राम है, क्या ये ऑब्जेक्टिव है, क्या ये बजट है, क्या ये रूल है? पहली बात तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें खर्चे लिख रहे हो, इनकम लिख रहे हो, रेवेन्यू लिख रहे हो। जल्दी बताओ क्या है? स्टेटमेंट। और कब के लिए? एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। की पॉइंट्स याद कर लो जो तुम्हें मैं पढ़ाते पढ़ाते बताती हूँ। आ गया याद? यस, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन इज बजट। तो बेटा अब बारी आती है आप लोगों के कमेंट करने की। फटाफट से मुझे अपने मार्क्स, अपना स्कोर बताओ मुझे जल्दी से, कि 20 में से आपका स्कोर क्या है? बताओ जरा, 20 में से यहाँ आपका स्कोर कितना है? जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो बताओ। हाँ जी, तो बता दिया सबने 20 आउट ऑफ 20 मुझे। बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हो मेरे। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि केस स्टडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ, तो सबसे पहला हमारा अप्रोच क्या रहता है जब भी हम केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कि हमें स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, हमें पहले पॉइंट्स को चेक करना है कि पॉइंट्स में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 में देखूँ तो सबसे पहला पॉइंट है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव केस स्टडी। आपको यहाँ से 2 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को सर्च करना है। ठीक है, और उसी के बाद नीचे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई इज द प्लानिंग कंसिडर्ड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि प्लानिंग हमारे लिए प्राइमरी फंक्शन क्यों है। तो ये वाला क्वेश्चन जो नीचे दे रखा है ये तो आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपली जो आपका फीचर ऑफ प्लानिंग है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जस्ट आपको वो एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, बट ऊपर आपको आइडेंटिफाई करनी है पहले इंपॉर्टेंस और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर, तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको इस वाले पॉइंट के और 1 मार्क मिलेगा आपको इस वाले पॉइंट का। ठीक है बेटा, सो लेट्स फाइंड आउट कि कौन सी इंपॉर्टेंस है। अब फटाफट से मुझे बता दो कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की एक्रोनिम क्या थी? बताओ जल्दी, क्या थी? ड्यू सर को करो डीएम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन ड्यू सर को डीएम करके जो हमने इंपॉर्टेंस बताई प्लानिंग की, उसमें से यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, so Sparsh is the production manager of a textile company. Before starting the next production cycle, he sets the objective and decide in advance. यहाँ से मुझे कुछ अच्छा सा लगा पढ़ने में, he sets the clear objective and decide in advance how the work will be carried out. कि उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए और एडवांस में ये बता दिया कि कैसे काम होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से एक पॉइंट निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्या? प्लानिंग ने हमें एक चीज बता दी। क्या क्या बता दी? बताओ। Planning establishes, one sec, इसको करेक्ट करते हैं हम लोग। क्या बताया है? Planning establishes the
स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, बताया ना उन्होंने हमें स्टैंडर्ड्स, हमारे लिए टारगेट सेट कर दिया ना उन्होंने, और ये बता दिया कि किस तरीके से आपको काम करना है, ये स्टार्टिंग में बता दिया, एडवांस में बता दिया है। सो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। चलो जी, एक इंपॉर्टेंस मिल गई, आगे बढ़ते हैं। ही प्रिपेयर द डिटेल प्लान कीपिंग इन माइंड द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द फ्यूचर मार्केट ट्रेंड। उसके बाद उन्होंने उसी के हिसाब से अपना प्लान वगैरह पूरा डिटेल में बना दिया। Once the planning is done, it provides a direction to all his team member। लो जी, यहाँ तो पॉइंट क्लियरली यहीं पर ही स्पेसिफाइड हो गया है कि जैसे प्लान बना तो उसने सबको डायरेक्शन दे दी और ये बताया व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। तो ये सारी बातें यहीं पर ही हमारी क्रिस्टल क्लियर हो गई कि कौन सा पॉइंट है दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। चलो जी, मिल गया आपको आंसर, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो 2 पॉइंट्स ये रहे हमारे इंपॉर्टेंस के। तीसरे में हमें से फीचर आपको लिखना है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब देखिए जरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। सबसे पहले पॉइंट्स की तरफ जाएंगे यहाँ पर हम। तो पॉइंट्स की तरफ अगर मैं जाऊं तो लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव लाइंस। उन्होंने बोला है कि पहले तो आपको यह फाइंड आउट करना है कि कौन सा फंक्शन है। मैडम आपने पढ़ा है अब तक एक फंक्शन है, तो इसका आंसर तो हमें पता है, अभी पता है ना। एग्जाम में तो 5 फंक्शंस पढ़ के जाओगे, तब कैसे बताओगे कि कौन सा फंक्शन है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि देखते हैं कि प्लानिंग तो है, आंसर तो मुझे पता है कि यहाँ पर प्लानिंग है, आपको भी पता है क्योंकि हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट कैसे पता चला वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या बताना है, which limitation of the function of management as identified in part A of the question was the production manager trying to overcome due to demonetization। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जिस फंक्शन को भी आप यहाँ ऊपर आइडेंटिफाई करोगे उसकी कौन सी लिमिटेशन है जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो ओवरकम यानी कि उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है डिमोनेटाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो यानी कि एक लिमिटेशन भी आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी होगी। ओके, तो अब रीड करते हैं जरा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जोश लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। इट हैज अ मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 42% इन टू व्हीलर कैटेगरी। मतलब टू व्हीलर की कैटेगरी के अंदर 42% उनका खुद का शेयर है, मतलब इतना मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर कर रखा है। The company has witnessed almost a 35% drop in the booking as the currency crunch was prompting the people to withhold the new purchases due to the demonetization। अब क्या हुआ कि लगातार उन्हें दिख रहा था कि 35% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, कि जितनी बुकिंग पहले हुआ करती थी उसमें से ड्रॉप देखने को मिला कि अब 35% कम आ रही है हमारे पास, यहाँ पर क्या बुकिंग कम देखने को मिल रही है। ओके, क्यों? क्योंकि करेंसी जो है वो हमारी डीमोनेटाइज्ड हो गई है, यानी कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम की बात है कि उस टाइम पे अब लोग क्या है, लोग के हाथ में पैसा कम बच पा रहा है, जिसकी वजह से लोग इस तरफ कम आ रहे हैं सॉरी, टू व्हीलर वगैरह कम खरीद पा रहे हैं। Therefore, the production manager of the company has decided to align the production to factor in slower sales in the market। तो उसने कहा कि काम करते हैं, प्रोडक्शन को सेल के साथ अलाइन करते हैं। भाई हम तो प्रोडक्शन करे जा रहे हैं बट इतनी बुकिंग आ नहीं रही है, इतनी सेल्स हो नहीं रही है, तो ऐसे में तो स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड होता चला जाएगा। तो प्रोडक्शन और सेल्स को अलाइन करते हैं, ऐसा उसने डिसाइड किया। तो बेटा यहाँ जो उसने डिसाइड किया, सोच विचार का काम किया, तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि फंक्शन तो प्लानिंग है। ठीक है, अब मैम कौन सा लिमिटेशन है यहाँ पर हमारे पास इसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का यानी कि प्लानिंग का? डीमोनेटाइजेशन का आना कोई एक प्रिडिक्टेबल सिचुएशन नहीं थी, मतलब हमें ऐसे थोड़ी पता था कि अचानक से डीमोनेटाइजेशन आ जाएगा। ये एक सडन चेंज है, ये ऐसा चेंज नहीं है जो हमारे नॉर्मल बिजनेस कोर्स ऑफ एक्शन में होता रहता है कि ये तो होता रहता है, नहीं ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं एक सडन चेंज था, सडन चेंज की वजह से हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस पूरी तरीके से बदल गई। तो आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट बदल रहा है, जिसकी वजह से हम पहले अपना मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग जो प्लान करते हुए चल रहे थे, हम जो अपनी प्लानिंग करके प्रोडक्शन कर रहे थे, वो प्लानिंग अब वर्क नहीं कर पाई, इसलिए हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे पहचान पा रहे हो कि आंसर क्या है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग बदलते हुए इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाती, नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल है तो अपने प्लान को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है जी, समझ आया?
प्लानिंग के क्वेश्चन थोड़े से आपको लग रहे होंगे कि यस मैम यहाँ पर है थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्योंकि प्लानिंग की जो केस स्टडीज आती हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया केस स्टडीज आती हैं एग्जाम के अंदर, और अगर आप प्लानिंग को अच्छे से पढ़कर चलोगे तो डेफिनेटली आप उन केस स्टडीज को क्रैक कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लानिंग की लैंग्वेज ईजी है, प्लानिंग को समझना इजी है, बट प्लानिंग के पॉइंट्स के अंदर का जो कंटेंट है उसको आपको डीपली स्टडी करना होगा, क्योंकि वो मिलते जुलते से लगते हैं एक दूसरे से। तो अगर आपने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नहीं समझा, उसको डीपली नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं आप केस स्टडी में परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मिस्टर नीरज, अरे हमें नीरज से क्या करना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें करना क्या है ना भाई। तो जरा केस स्टडी तो बड़ी सी है, पहले देख ले क्या बताना है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस का क्वेश्चन है हमारे पास। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हैं जरा। हाँ जी, सो मिसेस नीरज धरीवाल, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द परशु फूड्स लिमिटेड, हेल्ड अ मीटिंग विद द सेल्स मैनेजर इन ऑर्डर टू फिक्स द टारगेट ऑफ सेल्स फॉर द फॉलोइंग ईयर। मतलब आगे के लिए सेल्स टारगेट सेट करना है, मीटिंग बुलाई है सेल्स मैनेजर के साथ। फॉर दिस पर्पज शी स्टडी द सेल ट्रेंड ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर, और इसके लिए पिछले 5 साल के जो सेल्स ट्रेंड है उसको स्टडी किया गया। She came to know that the company sales were increasing at a rate of 30% every year. उन्होंने देखा कि कंपनी की जो सेल्स है वो 30% से हर साल बढ़ती है। एंड फॉर दिस शी डिड द मार्केट सर्वेज ऑल्सो, और उसके लिए उन्होंने मार्केट सर्वे भी किया। From this, she learned that the biggest competing company, which was running in a loss, was planning to leave the business and enter some other business. तो यहाँ पर उन्होंने देखा इन सभी स्टडी वगैरह को करने के बाद कि हमारी जो मोस्ट कम्पिटिंग कंपनी है, मतलब जो जिसके साथ हमें थ्रेट है एक तरीके से, वो कंपनी लॉस में जा रही है, और लॉस में जाने की वजह से वो प्लानिंग कर रही है कि अब वो बिजनेस को छोड़ देंगी, ये वाला बिजनेस, और किसी और बिजनेस में एंटर करेंगी। Now, taking it for granted, the company would definitely enter some other business. So, Mr. Dhariwal doubled the target from the previous year. उन्हें लगता है कि वो तो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे, तो एक उन्होंने अपने माइंड में assumption बना ली कि ये लोग तो बिजनेस छोड़कर चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सेल्स टारगेट अब तक रहा है 30% का, हम इसको डबल कर देते हैं प्रीवियस ईयर से। चलो ठीक है। All the departmental managers directed to make their respective preparations to achieve this target. तो फिर इसी के हिसाब से सबको काम करने के लिए सौंप दिया गया। अब हमें यहाँ पर प्लानिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है। अभी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बीच में रोका है। सबसे पहले तो यहाँ पर जब आपको दिखा कि मिस्टर धरीवाल ने डबल किया अपना टारगेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, टारगेट की बात हो रही है, तो बेटा कौन सी प्लानिंग प्रोसेस में आपने टारगेट के बारे में पढ़ा है, कौन से स्टेप में पढ़ा है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटा यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट किए, ठीक। उसके बाद आप एक चीज और देखते हुए चलिए कि यहाँ उन्होंने बोला टेकिंग इट ग्रांटेड दैट द कंपनी वुड डेफिनेटली एंटर सम अदर बिजनेस। अपने हिसाब से वो ये कह रहे हैं, एक फ्यूचर एजम्पशन के बेसिस पर उन्होंने ये बात करी कि भाई वो लोग बिजनेस को छोड़ देंगे तो हमें सारी सेल्स टारगेट पूरे करने होंगे, तो हम अपना टारगेट डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एजम्पशंस बनाई, और एजम्पशंस को आप जानते हैं कि हम क्या कहते हैं। एजम्पशंस है हमारी डेवलपिंग प्रीमिसेस, लेकिन ये एक ही पॉइंट मानेंगे हम इसे, क्योंकि हमें लाइन्स भी आई गेस कोट करनी है। यस, हमें यहाँ से लाइन्स भी कोट करनी है। तो ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इस लाइन को लिखेंगे और दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग प्रेमिसेस, ये हमें पहली लाइन से, ये वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन करी है यहाँ से हमें मिल चुका है, ठीक। आगे चलते हैं। ऑल द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर डायरेक्टेड टू मेक द रिस्पेक्टिव प्रिपरेशन टू अचीव दिस टारगेट। इसी के बेसिस पर सबको कहा कि काम करना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। तो ये क्या होता है पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन? implementing the plan, implementing the plan, ठीक है जी। चलो ये भी हो गया। उसके बाद the sales manager kept a close watch over the sale rate of the company and the activities of the competing company, and after some time he felt that competing company was not leaving the current business but was planning for the improvement in it. So managing director called an urgent meeting for all the departmental manager so as to make the changes in his plan. देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेल्स मैनेजर था उसने पूरी तरीके से नजर रखी, किस पे नजर रखी? अपने सेल्स रेट पे, अपने खुद के सेल्स रेट पे, और कंपीटिंग कंपनी क्या कर रही है, जिसके बाद उन्हें ये पता चला कि वो तो सोच रहे थे कि वो लोग बिजनेस छोड़कर चले जाएंगे, बट वो तो बिजनेस छोड़कर गए नहीं, बल्कि वो तो इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने फिर से मीटिंग बुलाई, फिर से हड़बड़ी दबड़ी में मीटिंग हुई और कहा कि चलो फटाफट से चेंज करो। यानी कि उन्होंने यहाँ से क्या पता लगाया, यहाँ से किया उन्होंने फॉलो अप एक्शन।
फॉलो अप एक्शन का मतलब ये होता है ना कि मॉनिटर करना एक्टिविटीज को, अगर कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंज करना फिर। तो यहाँ से हमें मिला फॉलो अप एक्शन। तो देखो हमें यहाँ से 4 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये एक ही में काउंट होता है, क्योंकि हो सकता है कोई कोई सेटिंग ऑब्जेक्टिव ना आइडेंटिफाई करे, सीधे प्रेमिसेस आइडेंटिफाई करे, तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग प्रेमिसेस, 1 पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड में हम लोगों ने ये जो पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन टू अचीव दिस टारगेट वाला था, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, नजर रखा है, क्लोज वॉच रखा है, उसके ऊपर चेंजेस हमने इंप्लीमेंट करे हैं, चेंजेस करने के लिए मीटिंग बुलाई गई, तो उसके लिए हो गया हमारे पास फॉलो अप एक्शन। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। चले आगे, चलो आखिरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छी खासी केस स्टडी है। करना क्या है, लिमिटेशन आइडेंटिफाई करनी है और उसी लिमिटेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक ही लिमिटेशन बतानी है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पुष्कर गिफ्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड Mr. Stanley Anthony called a meeting of all the department managers at the beginning of the year. अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने साल की शुरुआत में मीटिंग बुलवा ली। ठीक है, सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी साहब मीटिंग करने जा रहे हैं। इन द मीटिंग अ डिस्कशन ऑन द बजट ऑफ द फॉलोइंग ईयर टुक प्लेस। बजट बनाएंगे, उसके लिए बातचीत करेंगे। ठीक है, all of them promised that exactly after 1 week they would present their respective budget. सबने ये प्रॉमिस कर दिया कि एक हफ्ते बाद हम सभी लोग आपके सामने बजट प्रेजेंट कर देंगे। After 1 week, once again the meeting was held. दोबारा मीटिंग हुई। All of them presented their respective budget. सबने क्या किया कि सब लोगों ने अपने अपने बजट बना के सामने रख दिए। After a little cutting और clipping, यानी कि थोड़ी सी छेड़छाड़ करी, एंड मिस्टर एंथनी गेव हिज अप्रूवल ऑफ ऑल दी बजट। मतलब उसने क्या किया, उसको पता है कि मेरे सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, कि जो मैनेजर है अच्छा काम करते हैं, सही सही बजट बनाते हैं, हर साल बनाते आए हैं, थोड़ी सी उन्होंने उसके अंदर देखा, जांच पड़ताल करी और कहा ठीक है चलो कर देते हैं। सबको बहुत खुशी हुई क्योंकि सबके बजट से अप्रूव हो गए। ऑल ऑफ देम हैड अ सेट फॉर देमसेल्फ वेरी बिग ऑब्जेक्टिव्स। सबने अपने लिए बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए थे। एंड लुकिंग एट द ऑब्जेक्टिव वन कुड से दैट दे इफ दे वर रियलाइज द कंपनी वुड बी द मोस्ट एनरिच्ड। और अगर ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं तो कंपनी हमारी जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। बट इफ सो हैपेंड द थिंकिंग ऑफ सच पॉसिबल प्रॉफिट, all the managers are so satisfied that they forgot to put in some special efforts for its realization. अब उनको लगता है कि यार इस तरीके से तो हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, और उसके बाद उन्होंने अपने स्पेशल एफर्ट्स, यानी कि भैया इन्वायरमेंट भी तो चेंज हो रहा है तो टाइम टू टाइम उस चीज़ में भी तो चेंज करना है, छोड़ दिया। उन्होंने कहा लगातार सक्सेसफुल हो रहा है, कंपनी 7वें आसमान पर पहुंचती जा रही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्पेशल एफर्ट्स नहीं डाले। अब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड वाज सच एज नो वन हैड थॉट ऑफ। अब ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। उन्हें लगा जैसे अब तक होता आया है, जैसे हम लोगों ने हमेशा बजट बनाया, उस पर वर्क करा, हमेशा सब कुछ अच्छा हुआ, तो इस बार भी अच्छा होगा। बट इस बार क्या हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था और अचानक से उन्हें नुकसान हो गया। अब देखो, सोचा कुछ हुआ कुछ। तुमने सोचा अब तक ऐसा होता आया है तो अभी भी ऐसा काम करेंगे, कुछ स्पेशल से अलग से अरेंज नहीं करेंगे, कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे, ऐसे ही करते जाएंगे, जैसे अब तक पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ते जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हो, कुछ अपना कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हो, धक्का मिल सकता है। मिला ना धक्का यहाँ पर भी उनको। तो यहाँ पर कौन सी लिमिटेशन आपको दिखी बताओ भैया? यहाँ पर हमको दिखी प्लानिंग 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 क्या नहीं देता, प्लानिंग में नॉट गारंटी सक्सेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। प्लानिंग में नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। बताइए, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और पहले 20 नंबर के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो 32 नंबर का हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया है। फटाफट से बताइए 32 में से आपके कितने मार्क्स बन चुके हैं अभी, फटाफट से मुझे बताइए। और बताइए कि आज आपने जब प्लानिंग के क्वेश्चंस किए तो क्या आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या थोड़ी सी समस्या आपको आ रही है? और अगर आ रही है तो मैं आपको आज एक और मौका दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्लानिंग के क्वेश्चंस जो है वो पहले 3 चैप्टर के कंपैरिजन में हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को लग रहा हो कि यस मैम अब हमें लग रहा है कि हम लेवल अप हो रहे हैं। ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया, सिंपल था, बढ़िया था, बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा था। लेवल 2 पे पहुंच चुके हो क्योंकि ब्लॉक 2 आ चुका है। ठीक है, तो लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन और बढ़ानी है। पहले ब्लॉक की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हुई, ब्लॉक 2 के लिए लेवल अप करो अपना और अच्छे से एफर्ट्स डालो। एक और मौका दे रही हूँ, दोबारा से अपना प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़कर आओ, सारी एक्रोनिम, सारा डिटेल में एग्जाम्पल्स को
जो मैंने बातें वहाँ पर बताई हैं उनको एक बार फिर से ध्यान से सुनो और समझो, और अपनी डिटेल नोटबुक में साइड में पेंसिल से लिख लिया करो कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बताती रहती हूँ, या हाईलाइट कर लिया करो। और उसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने के लिए, और देखिएगा कि अब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में अब और बढ़कर आएगी। ठीक है बच्चों? सो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते रहिए, हर एक दिन में अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर बनाते रहिए। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।